हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अर्शदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिक्स पैटर्न से कंप्यूटर एंड 100। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। एंड कंप्यूटर सिस्टम में अभी तक हम क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोला जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर का एवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था। फिर हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर प्रोसेसर्स कौन से होते हैं, प्रोसेसर के आधार पर कौन कौन सी जनरेशन्स बनी हैं। तो ये पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक करके हटे हैं लास्ट अपने लेक्चर में कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है और डेटा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। अभी बात आती है जब कोई डेटा आ गया तो आज के ज़माने में इस टाइम में डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर अंबानी जी किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो उस डील की जो जानकारी है, उसके बारे में जो तथ्यों का संग्रह है, वो क्या है, वो डेटा है। और अगर वो डेटा लीक हो जाए, आपके जो पेपर बनते हैं वो पेपर एक डेटा है, अगर वो डेटा लीक हो जाए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राफेल का बड़ा बड़ा इशू बना था अभी, वो अगर डेटा लीक हो जाए तो क्या क्या ब्लंडर हो सकते हैं। तो डेटा जब भी आता है तो डेटा के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को स्टोर करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को इनपुट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को रिट्रीव करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम डेटा के बारे में ही पढ़ेंगे, डेटा के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। डेटा क्या होता है, उसके बाद में डेटा के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करते हैं, किस किस तरह के डिवाइसेस से हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं, किस किस तरह के डिवाइसेस से हम डेटा को आउटपुट कर सकते हैं। हार्डवेयर वाला सेगमेंट खत्म होते ही हम एक चीज़ में मूव करेंगे जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। हम छोटे बच्चे होते हैं तब से हम पढ़ रहे हैं, एक चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, एक चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। टच कर सकते हैं वो तो होता है हार्डवेयर, जिसको टच नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, आप सोचो। इतने में मैं लिखना शुरू करता हूँ। डेटा, डेटा के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, डेटा के साथ डेटा के कैप्चरिंग डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। डेटा का फर्स्ट पार्ट है डेटा कैप्चरिंग। डेटा के अंदर सबसे पहले डेटा को कैप्चर कैसे किया जाता है। दूसरा, डेटा रिट्रीवल, डेटा को रिट्रीव कैसे किया जाता है। रिट्रीव का मतलब होता है कि डेटा को पुनः से प्राप्त कैसे किया जाता है। और तीसरा, डेटा स्टोरेज। टू बी प्रिसाइज मेरे को इनका सीक्वेंस चेंज करना चाहिए, डेटा स्टोरेज पहले आता है, रिट्रीव बाद में होता है। डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्रीवल। डेटा स्टोरेज क्या होता है, डेटा रिट्रीवल क्या होता है, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डेटा कैप्चरिंग। डेटा को कैप्चर कैसे किया जा सकता है। कैप्चर का मतलब क्या होता है, हम किसी की इमेज क्लिक करते हैं, हम किसी की फोटो खींचते हैं, हम किसी का वीडियो बनाते हैं, हम क्या कहते हैं कि उसका वीडियो कैप्चर किया गया, उसकी वीडियो बनाया गया। हम एक इमेज खींचते हैं, कोई हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी फ़ोटो खींची गई, उसकी इमेज कैप्चर की गई। कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब डेटा को बेसिकली इनपुट करना। तो डेटा कैप्चरिंग के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ होते हैं। ब्रॉडली जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं उसमें कीबोर्ड, हमारे माइक एंड हमारा जैसे आप जाते हो शॉप्स में जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, तो वहाँ पे एक डिवाइस होता है कैप्चरिंग डिवाइस। वो क्या करता है, बार कोड को रीड करता है, बार कोड स्कैनर। तो इस तरह के डिवाइसेस क्या होते हैं, डेटा कैप्चर डिवाइस होते हैं। बार कोड रीडर एंड और क्या होता है, कीबोर्ड। तो इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वो डेटा कैप्चरिंग में आते हैं। डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या है, जो यूजर से डाटा को प्राप्त करता है, डेटा को गेट करता है, डेटा को कैप्चर करता है। तो डेटा कैप्चरिंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू जनरेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से डेटा को लेने का प्रोसेस करने वाले डिवाइस क्या होते हैं, डेटा कैप्चरिंग डिवाइसेस। डेटा स्टोरेज क्या होता है, डेटा स्टोरेज होता है डेटा को संरक्षित करना। वो कहाँ होता है, वो स्टोरेज का ही पार्ट है। स्टोरेज के अंदर कहाँ पे होती है, वो हार्ड डिस्क में हो सकती है,
इंटरनल मेमोरी में हो सकती है, एक्सटर्नल मेमोरी में हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी में हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी में हो सकती है, वॉलेटाइल मेमोरी में हो सकती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में हो सकती है, और इन सभी मेमोरीज का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। डेटा स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जो डेटा को कहीं पे भी स्टोर करना, सुरक्षित करने का तरीका वो क्या है, वो डेटा स्टोरेज है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसको कहाँ पे रखा जाए कि वो सिक्योर भी रहे, वो इजीली उपलब्ध भी हो, उसमें कोई दिक्कत भी ना हो। आप कौन सी वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो, जिस पे आपके काम का डाटा बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाए। आपने मूवी डाउनलोड करनी है, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो जिस वेबसाइट पे बहुत ही आसानी से 2 क्लिक में आपके पास मूवी डाउनलोड हो जाए, आप उस वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर करते हो। जिसमें वो घुमाते रहते हैं अपनी एड्स के चक्कर में, वो आपको पसंद नहीं होती है। जिस पे सारा डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, वहाँ से आप ज़्यादा पसंद करते हो। कोई मूवी की वेबसाइट ऐसी है जिसमें सारी मूवीज इकट्ठी पड़ी हैं, 2017 में आई थी वो भी वहीं पे पड़ी है, 18 में आई थी वो भी वहीं पे पड़ी है, 19 में आई थी वो भी वहीं पे पड़ी है, 20 वाली वहीं पे पड़ी हैं, आने वाली मूवीज़ के ट्रेलर वहीं पे पड़े हैं। तो क्या आप फाइंड कर पाओगे? अगर किसी वेबसाइट में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करके रखा हुआ है, स्टोर ढंग से किया हुआ है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करोगे, ज़्यादा फेमस रहेगी वो वेबसाइट। यही कारण है कि डेटा को स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। डेटा को कहाँ पे स्टोर किया जाए, किस तरह से स्टोर किया जाए, किस सीक्वेंस में, किस डेटा टाइप्स में, किस डेटाबेस में डेटा को सुरक्षित किया जाए, किस डेटाबेस से डेटा को स्टोर किया जाए। अब नाम आ गया डेटाबेस, तो ये नाम आएगा डेटा रिट्रीवल में भी यूज होगा। डेटा रिट्रीवल होता है गेटिंग द डेटा अगेन। मैंने आपको बोल दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप घर पे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पे रखते हो? अब किसी ने घर में लॉकर बनाया, उसमें पैसा रखते हैं, अपना सोना रखते हैं, उसमें जवाहरत रखते हैं। तो मैंने बोल दिया कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, ऐसा कोई लॉकर ढूंढा, कहीं क्या तिजोरी में रखते हैं, कहीं गड्ढा खोद के रखते हैं, कहीं कैसे रखते हैं। तो हमने क्या किया, डेटा को इतना गहरा छुपा दिया कि बाद में हम उसको वापस से प्राप्ति ना कर सकें, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो डेटा हमारे लिए यूजफुल कब होगा, जब हम उसको स्टोर भी कर पाएँ, वो सिक्योर भी हो, उसको कोई हैक भी ना कर सके, उसको कोई चोरी भी ना कर सके, और उसको मैं बहुत ही आसानी से पुनः प्राप्त भी कर सकूं, उसको मैं अपडेट भी कर सकूं, उसको देख भी सकूं। तो डेटा रिट्रीवल इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ गेटिंग द डेटा अगेन, चेकिंग द डेटा अगेन, वॉचिंग द डेटा अगेन, और अपडेटिंग द डेटा अगेन। हम क्या कर सकते हैं, हमने जो डेटा को स्टोर किया है उसको मेमोरी से वापस से हमारी आउटपुट स्क्रीन पे लेके आना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेटा रिट्रीवल। और इसके अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। DBMS के बिना हम डेटा का रिट्रीवल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेटा को स्टोर करने का, डेटा को रिट्रीव करने का प्रोसेस ही किसका होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। तो ये हम डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं, डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्रीवल डिवाइसेस। अब जब हमारे पास डेटा आ गया है, तो डेटा को हमने सेव कर दिया। जब हम कहीं पे डेटा को सुरक्षित करते हैं, तो उसके साथ एक और नाम भी आता है, वो है डेटा को डिलीट करना। डिलीट हो गया अगर गलती से, तो डाटा रखने का फ़ायदा क्या हुआ? हमने बहुत मुश्किल से डाटा इकट्ठा किया। डाटा क्या है, मान लीजिए आपने अपने शहर के सभी लोगों के कोई भी जनगणना होती है, जैसे उस तरह का कोई डेटा आपने कलेक्ट किया, आपने उसको कंप्यूटर में टाइप करके रख दिया, और गलती से क्या हुआ, किसी बच्चे से या आपसे डिलीट बटन प्रेस हो गया और वो परमानेंटली आपकी मेमोरी में से डिलीट हो गया, तो उसको, उस पर जो की गई मेहनत थी, क्या वो वेस्ट हो जाएगी? अगर वो इस तरह से आपने रखा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो डेटा को इस तरह से रखना कि उसको वापस से प्राप्त किया जा सके, दैट इज नोन एज रिट्रीवल। बट इफ द डेटा इज डिलीटेड इन समहाउ, then how do we get the data again? That process is also known as data recovery. That process is known as data recovery. अगर हमारा डेटा डिलीट हो गया तो उसको हम रिकवर कैसे कर पाते हैं? तो ये जो पोर्शन है, इसमें हम डेटा के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर हमारा डेटा है हमारे पास कुछ, उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिजिटल तरीके में स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको डिजिटल तरीके में दोबारा देख सकते हैं, कैसे अगर वो डिजिटली वो डिलीट हो गया है तो कैसे हम उसको वापस ला सकते हैं।
वापस लाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे हार्डवेयर्स की। हमने सारे हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है सॉफ्टवेयर्स। व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर्स? सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी एंटिटीज जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? किसी भी काम के लिए लिखा गया कोड जो कि उस काम को आसान बना देता है हमारे लिए। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे काम को आसान बना देता है, जो यूज़र के लिए किसी भी काम को इजीली प्रोसेसेबल, इजीली एक्सेसिबल बना देता है, उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और कौन से होते हैं? ड्राइवर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बड़ा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमें हमारे हार्डवेयर के साथ बातचीत करने के लिए एक जरिया बन जाता है। हम क्या करते हैं, हम हार्डवेयर के साथ अगर बात करना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हेन वी ट्राई टू स्पीक विद अ मशीन, हमने एक मशीन के साथ बात करनी है, वी शुड हैव अ लैंग्वेज इन कॉमन। अगर हमने किसी इंसान के साथ बात करनी है, इफ़ यू वांट टू स्पीक टू अ पर्सन, ये कोई एक्स पर्सन है, ये कोई वाई पर्सन है। एक्स वाई बायो वाले नहीं है, ये सिंपल समझो, कोई भी ABC, कोई भी XYZ कोई पर्सन है। एक पर्सन है जिसकी आंखें बड़ी मोटी मोटी हैं, एक पर्सन है जिसकी आंखें बड़ी बारीक बारीक हैं। मोटी आंखों वाले मान लो इंडियन पर्सन है, और बारीक आंखों वाले कौन होते हैं? जिनकी आंखें बंदी रहती हैं, वो हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो वो पड़ोसी है जिसके साथ अभी हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो मान लो एक चाइनीज़ बंदा है, एक इंसान इंडिया का है, भारत का है, एक इंसान चाइना का है। इन दोनों ने आपस में बात करनी है, बातचीत करनी है एक दूसरे के साथ, चाहे कोई संवाद करना हो, चाहे कोई डिस्कशन करनी हो, चाहे कोई तर्क करना हो। अगर इन दोनों ने आपस में बात करनी है तो बात कैसे कर सकते हैं? एक इंडियन पर्सन है, एक इंडियन पर्सन है, एक चाइनीज पर्सन है, इन दोनों ने आपस में बात करनी है। बात करने के लिए क्या जरूरी है? इसके पास अपने झोले में, अपने बैग में क्या कुछ है? एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है, और इसके पास क्या कुछ है? एक चाइनीज है एंड एक अंग्रेजी है। अगर इन दोनों के पास कोई कॉमन भाषा है फिर तो ये संवाद कर पाएंगे। अगर इन दोनों के पास कोई कॉमन भाषा नहीं होती, मान लो इन दोनों को केवल हिंदी और केवल चाइनीज आती, तो क्या ये बात कर पाते? नहीं कर पाते। हालांकि एक और भाषा भी है जिससे बात हो जाती है, इशारों में बात हो जाती है, द साइन लैंग्वेज। बट ऑफिशियली अगर इनको ये दो ही लैंग्वेज आती है, साइन लैंग्वेज भी नहीं आती है, तो भी ये कैसे बात करते हैं? तो बात करने के लिए क्या जरूरी है? अ लैंग्वेज शुड बी कॉमन इन बोथ ऑफ दीज। इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू टॉक टू अ मशीन, अगर एक इंसान ने, छोटी आंखों वाले ने, मशीन से बात करनी है, आंखें होती ही नहीं है, तो इनकी बात कैसे हो पाएगी? इन दोनों के पास भी कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। इसको क्या आता है? इसको आता है हिंदी और अंग्रेजी। तो क्या आता है? कुछ नहीं।
ये क्या है, भोला प्राणी यार, कुछ तो आता है। क्या आता है इसको? इसको मशीन लैंग्वेज आती है। तो अगर मैंने इससे बात करनी है, किसी मशीन से मैंने बात करनी है, तो मेरे को मशीन लैंग्वेज आनी जरूरी है। या तो मेरे को मशीन लैंग्वेज आती हो, या मेरे पास क्या हो, कोई संवदिया हो, कोई ट्रांसलेटर हो, कोई पिछोला हो। इन दो लोगों ने बात करनी थी, इनको बात करने के लिए दोनों के पास कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, तो क्या क्या करते हैं, किसी ऐसे बंदे को ले आते जिसको हिंदी भी आती, इसको चाइनीज़ भी आती। वो क्या करता है, इससे हिंदी में सुनता, इसको चाइनीज़ में बता देता, इससे चाइनीज़ में सुनता, इसको हिंदी में बता देता। तो ऐसा ही कोई ट्रांसलेटर हमें भी चाहिए होता है। वो ट्रांसलेटर क्या होता है, वो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो अगर हम बात करना चाहते हैं किसी मशीन से, तो हमें मशीन की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, या फिर उसका एक ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये नीड है हमारे सॉफ्टवेयर की। हम सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जो क्या करेंगे, जो हमारे काम को आसान कर देंगे, हमारी इंस्ट्रक्शन को मशीन को दे देंगे, बार बार इंस्ट्रक्शन को देके मशीन से हमारा काम करवा दिया करेंगे, बहुत ही आसानी से काम करवा दिया करेंगे। तो इसके अंदर, इस कड़ी के अंदर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में क्या है, हमारे सिस्टम यूटिलिटीज हैं और डिवाइस ड्राइवर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पहले कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सिस्टम यूटिलिटीज, और थर्ड कौन सा है, थर्ड है हमारा ड्राइवर्स। इससे पहले एक टॉपिक है, व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें सॉफ्टवेयर बनाने पड़ी। सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं कंप्यूटर से कोई काम करवाएं, तो काम करवाने के लिए हमें सारी चीज़ें हमें मशीन भाषा में नहीं पता होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर बनाना पड़ेगा। वो मीडिएटर कौन होगा, वो एक सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे कम्युनिकेशन को मशीन के साथ आसान बना दे, सिंपल बना दे। तो सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरा का पूरा सिस्टम को ऑपरेट कराता है, पूरे के पूरे सिस्टम को चलाता है। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, विंडोज़ है, अलग अलग तरह के सिस्टम हैं जिसमें यूनिक्स भी आता है, जिसमें नॉपिक्स है, अलग अलग रेड हैट की लैंग्वेजेस वो आता है, सिस्टम्स आते हैं, प्लस इसके अलावा सेंटोस आता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, आपने 98 सुना होगा, XP सुना होगा, विंडोज़ में अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि एक पूरे सिस्टम का ग्राउंड होता है, बेस होता है, जो ऑपरेट करता है, ऑपरेशनल काम करता है सारे। इसके बाद में सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं। सिस्टम यूटिलिटीज़ कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होती हैं, हमारे सिस्टम का हिस्सा होती हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। आप जब एप्लीकेशंस चलाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप कभी एनटास्क टास्क मैनेजर में जाके देखना, टास्क मैनेजर में आपको कुछ ऑपरेशंस दिखेंगे जो सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जो सिस्टम के बैलेंस को लोड कर रहे होते हैं, सिस्टम की प्रोसेसिंग को चला रहे होते हैं, सिस्टम की RGB स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिस्टम के कंट्रोल के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो मशीन्स, जो सॉफ्टवेयर्स हमारे सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए काम के होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिस्टम यूटिलिटीज़। तो इसमें क्या कुछ होगा, इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एंटीवायरस आता है, जिसमें डिस्क का पार्टीशन मैनेजर आता है, जिसमें डिस्क का फ्रेगमेंटर आता है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे हार्डवेयर के साथ, हमारे सिस्टम के हार्डवेयर के साथ। वो कौन सा होता है, वो हमारा सिस्टम यूटिलिटी होता है। सिस्टम यूटिलिटी के बाद में आते हैं ड्राइवर्स। ड्राइवर्स होते हैं किसी ना किसी डिवाइस के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। जैसे आज कोई नया डिवाइस बनाया है, मैं चाहता हूँ कि वो विंडोज़ 10 पे चले,
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, विंडोज 10 से कंपैटिबल कुछ कोड लिखना पड़ेगा और उस कोड की एक सीडी या डीवीडी या कुछ सॉफ्ट कॉपी डिजिटल वर्जन बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी यूज़र उस सॉफ्टवेयर को, उस हार्डवेयर को मेरी विंडोज 10 के साथ जोड़ना चाहता है तो वो क्या करे, पहले वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करे, पहले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे जो मेरे प्रोग्राम को चलाने के लिए प्री रिक्विजिट हैं, पहले से रिक्वायर्ड है। फिर क्या होगा, फिर वो मेरा हार्डवेयर सपोर्ट करना शुरू करेगा। या आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, आप कभी पेन ड्राइव भी अटैच करते हो नया, तो पहले वो पेन ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करता है या बाय डिफ़ॉल्ट उसको डिटेक्ट कर लेती है हमारी विंडोज, उसके पास ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। ऐसे ड्राइवर्स को जो किसी एक डिवाइस के स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं, किसी एक डिवाइस को चलाने के लिए यूज़ होने वाले स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं, तो वो हमारे होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये इसमें हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, नीड है ऑफ सॉफ्टवेयर इज softwares are important because some of the programs are not easy to be processed directly by a user. User needs an additional translator or mediator which can give the user commands to the machine and the machine instructions or machine results in a human readable format. तो एक मीडिएटर चाहिए होता है जो क्या करता है, मेरे इंस्ट्रक्शन को मशीन तक पहुंचाता है और मशीन के आउटपुट्स को मेरे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास एक कम्युनिकेशन बन जाता है मशीन के साथ। यही हमारी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़ एंड डिवाइस ड्राइवर्स। इसके बाद में आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टूल्स, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिक्वायर्ड टूल्स। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग टूल्स चाहिए होते हैं। उसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट किट होती है, डेवलपमेंट टूल होता है, फिर उसका ट्रांसलेटर होता है और फिर क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेटर एंड डेवलपमेंट किट। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे गेम इंस्टॉल किए होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंस्टॉल की होंगी तो बहुत बार वो आपसे मांगता है कि आपके पास ये फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल नहीं है, आपके पास DX डायरेक्ट एक्स वर्जन नहीं है, आपके पास जावा का ये वाला वर्जन नहीं है, आपके पास .NET का ये वाला वर्जन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी डेवलपमेंट किट में, कि किस किट पे आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेसिक जो डेवलपमेंट टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो जावा बेस्ड है, वो .NET बेस्ड है, वो JRE बेस्ड है, वो किस पे बेस्ड है, वो किट आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, तब भी वो चल सकता है। दूसरा, आपकी प्रोग्रामिंग का क्लासिफिकेशन, मतलब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज में बनी हुई है। मान लो कोई कोड जैसे पाइथन है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C में कोड किया गया है इसका, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में बना हुआ है। तो जो भी सॉफ्टवेयर मैं चलाना चाह रहा हूँ वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये बहुत ज़रूरी है। पहला क्या हो गया हमारा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट किट का मतलब क्या है कि किस तरह की बेस रिक्वायर्ड है, .NET का बेस रिक्वायर्ड है, जावा का बेस रिक्वायर्ड है। उसके बाद में क्या आ गया, उसके बाद में आ गया कि मेरी लैंग्वेज कौन सी है, उसका कौन सा क्लासिफिकेशन है। एंड थर्ड क्या आ गया, थर्ड आ गया मेरा ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर की कहानी दो तरह की है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, हमें कोई मीडिएटर चाहिए, आपस में बात करनी है तो हमें कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज चाहिए या मीडिएटर चाहिए। हमने मशीन से बात करनी है तो हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए या मीडिएटर चाहिए। अब ये जो ट्रांसलेटर है ये कौन कौन सी तरह का हो सकता है, ट्रांसलेशन कैसे कैसे हो सकती है। मोदी जी स्पीच दे रहे हैं हम चाइना में जाके, चाइना में पहुँच हो सकती है मोदी जी की बहुत ही आसानी से इस टाइम में। तो चाइना में जाके मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, चाइनीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही है कैसे होगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये होगा कि मोदी जी के साथ एक ट्रांसलेटर जाएगा, मोदी जी जो भी बात बोलेंगे उसको ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बता देगा। चाइना का लैंग्वेज उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध इस टाइम पे चल रहे हैं, तो मोदी जी वहाँ पे जाके भाषण दे सकते हैं। तो ट्रांसलेटर क्यों रिक्वायर्ड है, ट्रांसलेटर उनके भाषण को लोगों के समझने वाली भाषा में बदल देगा।
मशीन के साथ मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेटर मशीन को बता देगा, मशीन को समझ आ जाएगी। अब किस तरह से किया जा सकता है, मोदी जी ने बोला भाइयों और बहनों, उसके बाद में चाइनीज बंदा उसी चीज को कन्वर्ट करके बोले, मतलब फ्रेज बाय फ्रेज। अगर फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन होता है तो वो अलग टाइप का होता है। अगर टोटल कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन के बाद कंप्लीट ट्रांसलेशन हो, एक प्रोग्राम के बाद कंप्लीट ट्रांसलेशन हो, मोदी जी ने अपना पूरा का पूरा भाषण बोल दिया हिंदी में, फिर उसकी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन हो, तो वो अलग टाइप का है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है कंपाइलर, एक को बोला जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर आपकी एक एक इंस्ट्रक्शन को लेता है। आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस मशीन को देनी है, पहले एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को करता है, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन को करता है, लाइन बाय लाइन वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है, देन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, फिर मशीन की तरफ से जो मशीन कोड में आउटपुट आता है उसको कन्वर्ट करता है वन बाय वन, एंड फिर उसको यूजर रीडेबल फॉर्म में बनाता है और आपको दिखा देता है। कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा फेमस है। कंपाइलर क्या करता है, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा, आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी थी, पहले आपने सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिख दी या बोल दी या बता दी, फिर उन सारी इंस्ट्रक्शंस को वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। उसको मशीन कोड को इंस्ट्रक्शन दे दी, मशीन को इंस्ट्रक्शन दे दी, मशीन उसका कोई भी आउटपुट जनरेट करेगी और उस आउटपुट को यूजर रीडेबल फॉर्म में वन शॉट बना देता है। ये क्या करता है, वन बाय वन करता है। ये क्या करता है, टोटल एट वंस, सारा का सारा प्रोग्राम एक ही बार में, एक ही झटके में कंपाइल कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। हमारी जो सी लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, C++ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, जावा कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, एंड द पाइथन विच यू आर गोइंग टू लर्न दैट इज ऑल्सो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। क्योंकि इसमें क्या है, हमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को वन शॉट कंपाइल करना होता है। इसकी एक ड्रॉबैक भी रहती है कि हमने अगर एक प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया है, अगली बार अगर हम उसमें कोई चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के बाद तब तक उस प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा जब तक उसको रिकम्पाइल नहीं कर दिया जाता, क्योंकि हमारे पास पहले से कंपाइल्ड प्रोग्राम का आउटपुट स्टोर रहता है। अगर हम नए तरीके से उसको कंपाइल करके नया आउटपुट वहाँ पे रिप्लेस नहीं करते हैं तो हमारा पुराना आउटपुट ही हमें दिखता रहता है। तो ये हमारा बेसिक ट्रांसलेटर का फंडा होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर एंड डेवलपमेंट किट, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो अभी हमारा बेसिक हो चुका है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी एंड ड्राइवर। प्रोग्रामिंग में क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेटर एंड डेवलपमेंट किट। अभी एक तरह के सॉफ्टवेयर्स और बचे हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। वो होते हैं किसी खास एप्लीकेशन के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर्स। जैसे आप PUBG के लिए कुछ खास ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो, कोई भी गेम खेलना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप खास तरह के ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो रिमेनिंग रह गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी शुड यूज, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।